हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 9 सितंबर 2024 में जो सीजीएल का पेपर हुआ था उसका हम लोग थर्ड शिफ्ट को देखेंगे। आप देख सकते हैं 4 बजे से 5 बजे तक हुआ है एग्जाम। थर्ड शिफ्ट हम लोग देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। मैं आपको बताता चलो, इस चैनल पर आप लोग के लिए CHSL का प्रीवियस पेपर, MTS का प्रीवियस पेपर, NTPC का प्रीवियस पेपर और ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर, इन सारे एग्जामों का प्रीवियस पेपर आप लोग के लिए चलाया जा रहा है इस चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जानते हैं आपकी कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस पेपर पर पकड़ होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर ही आपका रामबाण साबित होता है कोई भी एग्जाम के लिए। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CH2H युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये आपका जो ब्यूट्रिक अम्ल है, ये आपका इसका फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है CH3 CH2 CH2 CO2H। ये ब्यूट्रिक अम्ल का एक रासायनिक सूत्र है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस चैनल पर CGL, CHSL, ग्रुप डी और एनटीपीसी ये चारों एग्जाम का भी करंट में वीडियो प्रोग्रेस है, और आप लोग के लिए कंप्लीट प्ले लिस्ट बना दिया गया। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट से सारे वीडियो को देख लेंगे। और आरपीएफ कांस्टेबल वो भी कंप्लीट करा दिया गया है, एसआई जो आरपीएफ का होता है वो भी, और एसएससी जीडीज उसका भी सारा चीज कंप्लीट करा दिया गया। अब जाकर सारे प्रीवियस पेपर को एक बार देखेंगे। आपका कोई भी आगामी एग्जाम है, आपको प्रीवियस पेपर पढ़ के जाना ही पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन। ये क्या थे जी? तो 2002 में इन्हें भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला था, और ये सबसे कम उम्र में ये अवार्ड जीतने वाले वाद्य यंत्र वादक थे। तो आप देखिए यहाँ पर 2002 का करंट था, लेकिन अब ये स्टैटिक बन चुका है। तो ये सारा अवार्ड वाले प्रश्न स्टैटिक के ही होते हैं। तो आप ये नहीं देखें कि 2002 का है, 2017 का है, 2018 का। मेरा तो एग्जाम 2025 में, तो ऐसी कोई बात नहीं, आपको सब याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो खाली स्थान काम करता है। तो आपको सीमांत श्रमिक की परिभाषा दिया गया है। तो वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 143 दिन से कम काम करता है, उसे हम सीमांत श्रमिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को आपको छांटना है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वसा और तेल समय के साथ अपचयित हो जाते हैं और उनसे दुर्गंध आने लगती है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो यही हमारा ऑप्शन जो है ये गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार किया था? तो लॉर्ड वेलेजली जो था सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार किया था। ये प्रश्न तो आपको याद होगा, अगर आप पुराने पढ़ने वाले होंगे तो प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करते होंगे, तो ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक यहाँ से प्रश्न बनता है डलहौजी से, हड़प नीति डलहौजी का काफी प्रसिद्ध है, ये भी एग्जाम में खूब पूछता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो ये आपका अनुच्छेद 28 जो है, राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। तो ये भी प्रश्न, ये अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है? तो 4 ऑप्शन में अजीता श्रीवास्तव जो है ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और ये पद्मश्री विजेता है, और ये क्या है? लोक गायक और गायिका है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है? तो इसे हम लू कहते हैं। ये मैंने आपको ग्रुप डी का 4 नंबर वीडियो जो मैंने प्रोवाइड किया है उसमें भी ये प्रश्न पूछा था, और देखिए सीजीएल में भी ग्रुप डी का जो पेपर होता है 2022 में पूछा गया था, और अभी हाल ही में परसों ही डाले ये वीडियो। और यहाँ देखिए ये 2024 का सीजीएल के पेपर में पूछ दिया कि दक्षिण उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। तो देखिए प्रश्न इस पेपर से उठाकर उस पेपर में डाले जा रहे हैं। तो आप लोग को हर एक एग्जाम का प्रीवियस पेपर देखना ही होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच खाली स्थान के अनुपात में साझा की जाती है। तो ये होता है 60 और 40 के रेशियो पे ये साझेदारी होती है केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र को 60 दिया जाता है और राज्य को 40 दिया जाता है। और ये किसके अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी गई थी?
तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 में ये जो पावर था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। पहले भारत पर राज ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, लेकिन 1858 में जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद भारत की कमान जो थी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ये चीज कर दिया गया। और ये भी प्रश्न मैंने कहीं कराया है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने ये प्रश्न इस यूट्यूब पर किसी या तो आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में, नहीं तो ग्रुप डी के पेपर में मैंने ये करा दिया। तो देखिए ये प्रश्न बार बार एक एग्जाम से उठाकर दूसरे एग्जाम में डाले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, और देखिए काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार प्रश्न है, आपको फोटो के जरिए आपको आंसर करना है। निम्नलिखित में कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक विवरण दिखाता है? तो आपको दिखाना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कैसा दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके तरह दिखता है। ऑप्शन नंबर 3 पर क्या है? बी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऐसा दिखाई देता है, इसका संरचनात्मक विवरण जो है बिल्कुल ऐसे है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल जो था अकबर के शासनकाल के दौरान उनका राजस्व मंत्री था, राजस्व यानी वित्त मंत्री था। और एक और प्रश्न पूछता है अकबर से रिलेटेड कि दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो ये भी अकबर ने ही शुरू किया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो ये आपका धारा 5 जो है ये निर्वाह भत्ते से संबंधित है। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 में धारा 5 जो है भत्ते से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पा थीराकम 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में खाली स्थान द्वारा लिखा गया था। तो इसे इलंगो आदिगल ने, नाम देखिए कितना प्यारा है, इलंगो आदिगल ने प्राचीन महाकाव्य शिल्पा थीकारम जो था इन्होंने 5वीं और 6वीं शताब्दी में लिखा था। अगला प्रश्न है, रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो 19-20 के आंकड़ा के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई जो है 67,956 किलोमीटर है। और देखिए ये भी करंट का प्रश्न नहीं है, देखिए 2024 में पेपर हुआ, वो भी कब? सितंबर में। और देखिए डाटा 19-20 का डाटा पूछा हुआ। तो ये सब प्रश्न रेलवे कहीं से भी पूछ सकता है, उसको लगता है कि ये सारे स्टैटिक है। तो आप लोग को हर एक चीज देख कर जाना है, प्रीवियस पेपर के हर एक प्रश्न को याद करके जाना है, चाहे वो करंट हो या कुछ भी, आपको पढ़ लेना है। एक बार तो देख ही लेना, रटना नहीं है, लेकिन एक बार सरसरी नजरों से देख लेना है, ताकि हो सकता है वो एग्जाम में पूछ ले, तो उस समय आप एक स्कोर करेंगे, बहुत लड़कों से आगे निकल जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? तो ये कारनामा 1936 में किया गया था। क्या था कि 1936 के ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया था। खो खो जो खेल है उसको प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया था 1936 ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 खाली स्थान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 77 जो है भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, अनुच्छेद 77 जो है भारत सरकार के कारोबार संचालन से संबंधित है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपटलीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 103,000,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी अधिक है? देखिए कितना बड़ा क्षेत्रफल है। ये प्रशांत प्लेट जो है इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है। तो आप देख ही सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है एसएससी, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वो इतना बड़ा डाटा देकर और पूछ दे रहा है। तो इतना बड़ा डाटा कौन याद करता है भाई, लेकिन पढ़ना तो है ना। देख लेते हैं, पहले 103 है, उसके बाद कितना जीरो है? 6 जीरो है। तो आप लोग याद कर लेंगे 103 और 6 जीरो प्रशांत प्लेट का क्षेत्रफल है। हो सकता है अगली एग्जाम में आपसे पूछ दिए डाटा ही डाल दे कि प्रशांत प्लेट का क्षेत्रफल कितना, ऑप्शन ये सब दे दे, तो आप लोग याद कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? तो नृत्य ग्राम जो है कर्नाटक में स्थित है। और ये क्या है? तो ओडिसी नृत्य संस्थान। और देखिए अगर ऑप्शन में उड़ीसा रहता तो लोग तो डायरेक्ट उड़ीसा को टिक करके निकल जाते, क्योंकि उनको लगता है कि ओडिसी नृत्य संस्थान जो है उड़ीसा में स्थित होगा, लेकिन ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में। बहुत कंफ्यूजन वाली ये प्रश्न है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ओडिसी नृत्य स्थान जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया और परिवर्तन की आवश्यकता होती है? तो मध्यवर्ती माल जो है इसे आर्थिक प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो भारत ने पहली बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। आप लोग कमेंट में बताएंगे कब जीती, इसने भारत ने ये कारनामा कब किया, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत 2003 में शुरू की गई थी। कौन कौन मिलकर? तो मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दोनों ने मिलकर नए भारत के सपने अभियान को 2023 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है,
पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन हस्तक्षेप की सुविधा देती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन हस्तक्षेप की सुविधा देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है? तो साल्क वैक्सीन जो है, जिसका खोज 1952 में इसको विकसित किया गया था, खोज किया गया था, और ये निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है और इसका नाम है साल्क वैक्सीन। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तो कोरोना काल आया था, कोरोना वाला वैक्सीन भी पूछ देगा किस साल इसे विकसित किया गया था। तो आप लोग जो भी करेंट से घटनाएं होती हैं, आप लोग उसको एक बार ध्यान में देखते हुए चलेंगे। और आज का लास्ट प्रश्न है, नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो नुआखाई जो उड़ीसा का एक प्रमुख त्योहार है। तमिलनाडु में एक त्योहार पूछा था, इससे सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट में पोंगल पूछा था कि ये कहाँ का त्योहार है, तो ये तमिलनाडु का है। मेघालय का त्योहार है नोंगक्रेम। ये भी प्रश्न काफी पूछता है। नोंगक्रेम जो है मेघालय का एक त्योहार है। आप लोग बिहार के त्योहार कम से कम 5 कमेंट में बताएंगे कि बिहार के 5 प्रमुख, या कम से कम चलिए दो ही बताइए आप लोग बिहार के प्रमुख त्योहार के बारे में। तो आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।